Hello dear students, welcome back to our channel ज्ञान लैब NCERT once again. So last time हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला टॉपिक कवर किया था. कौन सा डिवाइस कवर किया था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने क्या पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन कराना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन स्टॉप करना है, अगर आपको न्यू वेराइटी फॉर्म करनी है, तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन रोककर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना पड़ेगा. और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने के अलग अलग कौन से डिवाइसेस होते हैं? डाइकोगेमी, हेट्रोस्टाइली, हर्कोगेमी, फिर यूनिसेक्सुअलिटी. ऐसे अलग अलग डिवाइसेस के बारे में हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. एंड आई होप आपको वो प्रीवियस सेशन अच्छी तरीके से याद होगा और समझ में आया होगा. अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. देखो, आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ. वाई पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज इंपॉर्टेंट. पोलन मतलब क्या होता है? मेल गैमेट. ये देखो, ये जो मेल गैमेट हमारे फीमेल स्टिग्मा के पास आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पोलन. और पिस्टल मतलब क्या होता है? हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टल बोलते हैं. सो पोलन ग्रेन जब फीमेल के पिस्टल के पास आता है, जब ये पोलन ग्रेन फीमेल के पिस्टल के पास आता है, तब आपका पॉलिनेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से सीड बनती है, और यही सीड आगे जाके हमको यंग प्लांट और यंग फ्लावर देता है. सो जब तक पोलन पिस्टल इंटरैक्शन नहीं होगा, तब तक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं होगा. इसीलिए पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है. लेकिन अब अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेचर में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट है. ठीक है, नेचर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट है. तो अब इनमें से कौन सा प्लांट का पोलन ग्रेन कौन से प्लांट के साथ कंपैटिबल है, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, समझो मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बनाए और विंड की मदद से ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स दूसरे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठते हैं. तो अब कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है और कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसी चीज को, इसी फिनोमिनन को तो हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. क्या बोलते हैं इसको हम? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. सो बेसिकली जो आपका सिलेक्टिव पोलन होता है, जो स्पीशीज स्पेसिफिक पोलन होता है, ये पोलन जब हमारे स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठता है, ये पोलन जब हमारे स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठता है, तो अगर ये पोलन और ये स्टिग्मा कंपैटिबल है, तो ही आपका ये स्टिग्मा जो है ये इस पोलन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे अपना पोलन में जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है स्टिग्मा के पास, अपने स्टिग्मा के पास एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होती है, मतलब इसके पास ढेर सारा वाटर होता है एंड इट आल्सो कंटेन्स अ स्पेशल शुगर नोन एज सुबेरिन शुगर. तो अगर ये पोलन ग्रेन कंपैटिबल है, तो ये क्या करेगा? ये पोलन जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट देने में हेल्प करेगा ताकि पोलन ग्रेन थोड़ा हेल्दी हो जाए और फिर उसके बाद उसमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगी. लेकिन अगर ये पोलन ट्यूब कंपैटिबल नहीं निकला, तो क्या देखने को मिलेगा? पोलन जर्मिनेशन आगे होगा ही नहीं, यानी पोलन ट्यूब ग्रो होगी ही नहीं. सो इसका मतलब जब पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के पास आता है, तो पहले स्टिग्मा उसको पहचानता है कि ये पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है. अगर कंपैटिबल पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा उसको न्यूट्रिएंट्स देगी, जिसकी मदद से पोलन ग्रेन का साइज बड़ा हो जाएगा. ये देखो, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और फिर उसमें से पोलन ट्यूब निकलना स्टार्ट होती है, और पोलन ट्यूब निकल के फिर मेल गैमेट्स आगे कैरी करना स्टार्ट करती है. तो इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, यानी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच का इंटरैक्शन. और ये सिर्फ और सिर्फ होता है कंपैटिबिलिटी के वजह से. किसके वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पोलन और पिस्टल के बीच प्रेजेंट कंपैटिबिलिटी के वजह से. सो चलो थियोरी देखते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की थियोरी में हमें क्या बताया गया है. एवरीबडी पे अटेंशन प्रॉपर्ली. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of the pollen. देखो, कोई भी इंसेक्ट हवा, पानी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया है वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल हो. मतलब समझो यहाँ पे एक एक्स टाइप का पोलन ग्रेन है, वाई टाइप का पोलन ग्रेन है, जेड टाइप का पोलन ग्रेन है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल होंगे. कंपैटिबल मतलब क्या होता है? समझो आपके पास आईफोन का मोबाइल फोन है और आप इसको रेडमी के चार्जर से चार्ज कर रहे हो, तो क्या ये फोन चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आईफोन का चार्जर अलग होता है, रेडमी का चार्जर अलग होता है. सो उसी तरीके से ये दोनों नॉन कंपैटिबल है, दे आर इनकंपैटिबल. सो वैसे ही अपना पोलन ग्रेन और अपना पिस्टल, इसका कंपैटिबिलिटी मैच करना बहुत जरूरी होता है. सो जस्ट बिकॉज कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया तो पॉलिनेशन होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो पॉलिनेशन के वजह से ऐसी कोई गारंटी नहीं मिलती है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा या राइट पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर हो रहा है. कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज
द स्टिग्मा, यानी कि सेम स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन जब जाता है तभी आपको पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अगर कोई दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर बैठ गया है तो पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant is in self incompatible। मतलब क्या बोला गया है कि कभी कभी रॉन्ग पोलन ग्रेन आके बैठ जाता है अपने स्टिग्मा के ऊपर। ये देखो कभी कभी क्या होता है, अगर खुद का पोलन ग्रेन है तो भी वो इनकम्पैटिबल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से कभी कभी खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाता। तो ये एक टाइप का आउटब्रीडिंग डिसऑर्डर है या डिवाइस है, यानी कि ये सेल्फ स्टेरिलिटी दिखा रहा है। और कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आया है, कोई दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन आया है, वो भी कंपैटिबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी पॉलिनेशन नहीं होता है, दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन आया तो भी पॉलिनेशन नहीं होता है। सो दे ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। देखो हमारा जो पिस्टल होता है, यानी कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये बहुत स्मार्ट होता है। ये जो पिस्टल होता है ना, ये पिस्टल बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। ये पिस्टल बहुत अच्छे से पहचानता है कि कौन सा पोलन इसके स्पीशीज का है और कौन सा पोलन इसके स्पीशीज का नहीं है, क्योंकि हमारे पिस्टल के पास ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलन के साथ इंटरैक्ट करके पता लगाते हैं। जैसे समझो कोई कोडवर्ड रहता है ना, जैसे अपने मिलिट्री वगैरह में कैसे होता है, सारे सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को कोडवर्ड से बुलाते हैं ताकि अगर बाहर का कोई घुसपैठिया घुस गया तो उसको आपका पासकोड पता नहीं होगा तो वो आप फटाक से पहचान जाओगे, अरे ये अपने ग्रुप का नहीं है क्योंकि इसको अपना पासवर्ड नहीं पता। तो उसी तरीके से जो स्टिग्मा होता है, अगर उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन उसके पास आया है तो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं और ये स्टिग्मा अच्छी तरीके से पहचान सकता है। तो अगर हमारे पास राइट टाइप का पोलन ग्रेन आया है, देखो हमारे स्टिग्मा के पास एक स्पेशल सेंसेशन होता है, इट कैन इजीली रिकॉग्नाइज द पोलन विद द हेल्प ऑफ different receptors, okay, sensory receptors, whether it is of the right type or of the wrong type। मतलब वो पोलन ग्रेन जो आया है स्टिग्मा के पास, ये पोलन ग्रेन कंपैटिबल पोलन ग्रेन है या इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है। अगर वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल हुआ, इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पोलन। तो अगर ये पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो पिस्टल क्या करेगी, पिस्टल इसको एक्सेप्ट करेगी, यानी कि ये स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसको न्यूट्रिएंट देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर इमेजिन करो कि ये पोलन ग्रेन कोई रॉन्ग टाइप का निकला तो ये स्टिग्मा इसको भगा देता है हुड़ हुड़, और ये इसको अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन ड्राई होकर अपने आप नीचे गिर जाता है। तो इफ द पोलन ग्रेन इज ऑफ द राइट टाइप, द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तो अब क्या होगा, हमको अलग अलग पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स देखने को मिलेंगे दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। आगे जाके जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इधर पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आके बैठ रहा है, फिर स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज करके इसमें पोलन ट्यूब फॉर्म करने में हेल्प कर रही है और धीरे धीरे करके पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है और जिसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। ओके, ऑल राइट। तो देखो अब आगे क्या होता है, इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर समझो गलती से वो पोलन ग्रेन गलत टाइप का निकला तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देती है, पोलन जर्मिनेट नहीं होगा और स्टिग्मा उसको नीचे गिरा देगी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होगी। मतलब ऐसा हमको देखने को मिलेगा। अगर ये स्टिग्मा सेम स्पीशीज का नहीं, सॉरी, अगर ये पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का नहीं है तो पिस्टल इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और जिसके बाद ये पोलन अपने आप गिर जाएगा, अपने आप ड्राई हो जाएगा और जर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। मतलब क्या बोला गया है, जैसे देखो इंटरव्यू लिया जाता है ना, जॉब देने से पहले इंटरव्यू में सवाल जवाब किए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये कैंडिडेट सही है या नहीं है जॉब के लिए। ठीक उसी तरीके से अपने पोलन और पिस्टल के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशन, यानी कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है। समझो अगर ये पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का निकला तो ये पिस्टल के साथ अटैच हो जाएगा, अधेशन दिखाएगा और ये पिस्टल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर ये पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का नहीं निकला तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा और ड्राई होके ये नीचे गिर जाएगा। सो पोलन और पिस्टल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हमको थोड़ी देर के बाद पता चलता है, तुरंत नहीं पता चलता है। ओके, ऑल राइट।
दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स। तो मतलब कैसे बोला गया है, जैसे आप इंटरव्यू लेते हो ना दो लोगों का, और फिर डिसाइड करते हो कि ये कंपैटिबल है या नहीं, या ये कैंडिडेट बराबर है या नहीं जॉब के लिए, ठीक उसी तरीके से हमारा जो पिस्टल है, ये पिस्टल अपने पोलन ग्रेन का इंटरव्यू लेता है। मतलब ऐसे पूछता है, क्या भाई तो क्या मेरे सेम स्पीशीज का है, तो किधर से आया है, तो ऐसे ये इंटरव्यू लेता है। मतलब सच में ये लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, एक्चुअली क्या देखा जाता है, केमिकल कंपोनेंट्स का एक्सचेंज देखा जाता है। मतलब अगर ये पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का हुआ तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के केमिकल्स एक्सेप्ट करेगा, स्टिग्मा में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कैल्शियम, सुबरीन, शुगर, वाटर। और अगर ये सेम स्पीशीज का नहीं निकला तो स्टिग्मा अपना न्यूट्रिएंट अपने पोलन को देगी ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इनके बीच में जो डायलॉग होता है, ये डायलॉग कैसे होता है, इनकी बातचीत कैसे होती है, इट इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। मतलब पोलन का केमिकल और पिस्टल का केमिकल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. मतलब अभी अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले हमको पता चला है कि अच्छा ऐसा कुछ केमिकल इंटरैक्शन होता है। नहीं तो पहले पहले कैसा था कि चलो ठीक है कोई भी पोलन डालो कोई भी पिस्टल के साथ तो वो पॉलिनेशन करेगा, लेकिन ये हमको अभी अभी पता चला कि ऐसा नहीं है। हर एक स्पेसिफिक पोलन स्पेसिफिक पिस्टल के साथ ही इंटरैक्शन दिखाता है और इन दोनों के बीच में केमिकल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, उसके बाद ही सक्सेसफुल पॉलिनेशन होता है। ओके और फिर डिसाइड होता है वो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। देखो क्या बोला गया है, अगर समझो अपना पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया, अगर अपना पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया, ये चलो ये इंटरव्यू पास कर गया, सो हमारा पोलन ग्रेन क्या करता है, ये स्टिग्मा में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, अपने आप की साइज ग्रो करता है। जैसे अपने पोलन ग्रेन की साइज ग्रो होती है तो पोलन ग्रेन के बाहर जो इसका एक्साइन वाला मेम्ब्रेन था, ये एक्साइन वाले मेम्ब्रेन के पास देखो जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका स्पोरोडर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरनल लेयर है, यहाँ पे अपना जो इंटरनल लेयर है, इंटाइन वाला लेयर है, वो इंटाइन वाला लेयर क्या हो जाता है, बाहर की तरफ एक्सटेंड करना स्टार्ट करता है और ऐसे पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन प्रोसेस। ओके सो अगर आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ जर्म पोर्स। ये देखो इधर पे फिगर 2.12a में हमको बताया गया है, 2.12a। यस ये देखो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं स्टिग्मा के अंदर, रुको दूसरे कलर से बताती हूँ। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर जाने के बाद जर्मिनेशन करना स्टार्ट करे, यानी कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ करना स्टार्ट करे। इधर इतना ठीक तरीके से दिखाया नहीं है बट यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिखाई देगा। ओके ऑल राइट, अब आगे देखो आपको क्या बोला गया है, द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जैसे ही पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट थे, मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये मेल गैमेट्स स्टिग्मा के अंदर एंट्री ले लेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। देखो ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से ग्रो होना स्टार्ट होती है और ग्रो होते होते कहाँ पर जाती है, ये देखो ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से ग्रो होती है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, किधर गया, यस ये देखो डबल फर्टिलाइजेशन वाले डायग्राम में देखते हैं, एक दो, हाँ थोड़ा सा जूम किया है मैंने डायग्राम को। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है और ये पोलन ट्यूब पहले तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके बैठा था, फिर स्टाइल वाले रीजन में ये पोलन ट्यूब ग्रो हुआ और धीरे धीरे करके ये कहाँ पर पहुंच गया, ये एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच गया, मतलब जहां पर अपना ओव्यूल है। और वहां पर जाने के बाद ये अपने मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर देता है और फाइनली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। सो इस तरीके से पोलन ट्यूब के अंदर जो गैमेट्स थे वो अब ओवरी यानी कि अपने ओव्यूल में पहुंच गए। ओके ऑल राइट, you would recall that in some plants pollen grains are shed at two celled condition। देखो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, मतलब अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है। देखो ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया था आज फिर से बताती हूँ एक बार, 1 सेकेंड। हाँ ये देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज में ही, यानी कि जब उसके अंदर
जर्म सेल्स, जब जर्म सेल और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होते हैं तो वो उसी स्टेज में अपने एंथर से रिलीज हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और कुछ केसेस में क्या देखने को मिलता है कि जनरेटिव सेल ने अपना माइटोसिस कंप्लीट किया और 2 मेल गैमेट्स बनाए। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपका ये जो पोलन ट्यूब है, आपका ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर एक ही जनरेटिव सेल है। जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब बड़ा होगा वैसे वैसे ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बनाएगा और आपका पोलन ट्यूब आगे आगे बढ़ता जाएगा। सो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारा जो मेल गैमेट होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, ये 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। 2 सेल्ड स्टेज कौन सा? एक वेजिटेटिव सेल, ये देखो ये वाला अपना वेजिटेटिव सेल है और ये वाला अपना जनरेटिव सेल है। पोलन ट्यूब जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे ये जनरेटिव सेल अपना माइटोसिस कंप्लीट करेंगे और 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। सो आपको याद आ रहा होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड मतलब कि रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर एट 2 सेल्ड कंडीशन, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होता है। तो ऐसे प्लांट्स में हमको क्या देखने को मिलता है? जनरेटिव सेल आगे जाके 2 मेल गैमेट्स बनाता है जैसे जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। ये देखो पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा के अंदर एंटर कर रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओके, so in such plants the generative cell divides and forms the 2 male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plants which shed pollen grain in 3 cell stage, कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है ना कि डायरेक्ट एंथर से 3 सेल स्टेज में गैमेट्स रिलीज होते हैं। ये देखो डायरेक्ट एंथर से 3 सेल्ड स्टेज में ये गैमेट्स रिलीज हुए हैं, मतलब पहले से ही 2 मेल गैमेट्स रेडी हैं और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है। तो इन सम प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स दैट फ्रॉम द बिगनिंग। तो ऐसे केसेस में आपका जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है जो स्टिग्मा के ऊपर आया है, इसके पास पहले से 2 मेल गैमेट्स रेडी है। ओके, और एक जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल रेडी है। ओके, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ये देखो एक बार आपका पोलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंच गया तो अब वो क्या करेगा? वो ओव्यूल में एंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। मतलब देखो इधर पे आपको बताया गया है, एक बार आपका ये पोलन ट्यूब जैसे ही ओवरी के पास पहुंच जाता है, 1 सेकेंड, हाँ, एक बार आपका ये पोलन ट्यूब जैसे ही ओवरी के पास पहुंच गया, ये अपनी ओवरी है, तो ये क्या करता है? ये ओव्यूल के अंदर एंट्री लेता है फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे ओपनिंग प्रेजेंट है। इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और फाइनली ये अंदर जाता है सिनर्जिड्स की मदद से। फिलीफॉर्म अपैरेटस इस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर ये एक सिनर्जिड को बर्स्ट करके उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जाके फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। कैसे होता है मैं बताऊंगी, डबल फर्टिलाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक शॉर्ट में मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब आपका पोलन ट्यूब स्टिग्मा से क्रॉस करके ओव्यूल के पास जाता है तो उसके एंट्री करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। समझो अपना पोलन ट्यूब स्टिग्मा से आया और डायरेक्ट माइक्रोपाइल से एंट्री ले रहा है, तो ऐसे टाइप की एंट्री को हम पोरोगेमी बोलते हैं। अगर अपना पोलन ट्यूब स्टिग्मा से आ रहा है और डायरेक्ट चलाजा के एंड से घुस गया, मतलब स्टिग्मा से आते आते चलाजा से घुस गया और फिर जाके आगे माइक्रोपाइल से एंट्री ले रहा है, तो ऐसे टाइप के एंट्री को बोलते हैं चलाजोगैमी। मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है, इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं। अगर पोलन ट्यूब, समझो ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ से आपका पोलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है। अगर पोलन ट्यूब ऐसे आ रहा है और नीचे से एंट्री ले रहा है प्रॉपर ओव्यूल के पास से, माइक्रोपाइल के एंड से, समझो यहाँ पे अपना ओव्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे अपना ओव्यूल प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर ये यहाँ नीचे से एंट्री ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे पोरोगेमी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पोलन ट्यूब चलाजा से घुस जाता है, मतलब ये, रुको दूसरे कलर से बनाती हूँ, हाँ, कभी कभी क्या होगा, ये पोलन ट्यूब चलाजा से एंट्री लेगा, मतलब डायरेक्ट ये चलाजा से घुसेगा और फिर यहाँ से अंदर जाके फिर ये माइक्रोपाइल के पास से जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। और कुछ केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो पोलन ट्यूब है ये आता है और साइड से एंट्री लेता है, इंटीग्यूमेंट्स के पास से एंट्री लेता है, फिर इधर से घुसने के बाद वापिस माइक्रोपाइल के पास जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मीसोगेमी। तो पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है, डायरेक्ट माइक्रोपाइल से हो रही है तो उसको पोरोगेमी बोलेंगे। अगर चलाजा से घुसने के बाद वो माइक्रोपाइल के पास जा रहा है तो उसको चलाजोगैमी बोलेंगे। और अगर इंटीग्यूमेंट से घुसने के बाद वो माइक्रोपाइल के पास जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मीसोगैमी। तो ये अलग अलग एंट्री होती है हमारे पोलन ट्यूब की। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, एक बार आपका पोलन ट्यूब आपके ओवरी तक पहुंच जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो आपके ओव्यूल के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करता है फ्रॉम माइक्रोपाइल। और फिलीफॉर्म अपैरेटस यानी कि हमारे जो सिनर्जिड्स हैं,
यहाँ पर देखो, ये जो हमारे सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, लेट मी जूम दिस डायग्राम वंस अगेन फॉर यू। यहाँ पर हमारे जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एक सिनर्जिड का न्यूट्रिएंट पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेता है, सिनर्जिड बर्स्ट हो जाता है और फिर पोलन ट्यूब अंदर जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा सिनर्जिड प्रेजेंट है, ये दूसरा सिनर्जिड बाद में यूज होता है। सो ये जो दो अलग अलग सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ये मिलके क्या बनाते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये मिलके, फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाते हैं। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से पोलन ट्यूब की एंट्री डायरेक्ट ओव्यूल में होती है। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, इनके पास स्पेशल केमिकल, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ गाइड करते हैं। वरना ये पोलन ट्यूब इधर उधर भटक जाएगा और ये प्रॉपर एग सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिनर्जिड्स के पास एग सेल होता है। तो सिनर्जिड्स क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब को सिग्नल भेजते हैं कि इधर आओ, एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। सो सिनर्जिड्स फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाते हैं, जिसके वजह से हमारा पोलन ट्यूब एग सेल तक पहुंच पाता है। ओके, सो फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये क्वेश्चन आपको नीट में आता है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन विच इज डेफिनेटली आस्क्ड इन नीट एग्जाम कि फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है, या फिर पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो माइक्रोपाइलर पार्ट में प्रेजेंट होता है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब एंड ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम में पूछा गया वो डिफाइन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टू द एंट्री। ये देखो, इधर से लेकर इधर तक, जब तक आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठा है, फिर उधर से पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ और वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen। मतलब क्या बोला गया है कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एक डायनामिक रिएक्शन है। डायनामिक यानी कि वेरी व्हाट डू वी से, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्लेक्सिबल रिएक्शन। हर एक टाइप के पोलन ग्रेन के लिए एक अलग इंटरैक्शन देखने को मिलता है। सो इट इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस। कौन सा पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, कौन सा पोलन ग्रेन आगे जाके जर्मिनेट करेगा, कौन सा पोलन ग्रेन आगे जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, ये सारे प्रोसेसेस काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा डिटेक्शन के बाद होते हैं, रिकॉग्निशन के बाद होते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बाद होते हैं। ओके, so the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction। so जो botanist होते हैं वो ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, जिसके वजह से वो आगे जाके अलग अलग न्यू वेराइटी के प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ओके, इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस टू गेट डिजायरेबल हाइब्रिड्स। तो अगर हमारे बॉटनिस्ट को पता चल जाए कि कौन सा पोलन ग्रेन कौन सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, न्यू टाइप के वैरायटी बना सकते हैं इन नॉन कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स और पिस्टल्स के बीच में भी। इतना साइंस आगे बढ़ चुका है। अब देखो आगे हमें क्या बताया गया है बच्चों, चलो चलो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा टॉपिक बचा है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution। देखो क्या बोला गया है, हम पोलन जर्मिनेशन आसानी से एक्सपेरिमेंट की मदद से भी सीख सकते हैं। क्या बोला गया है हमको इधर पे, अगर हम अपने पी के फ्लावर्स में से या चिक पी जो हमारा वटाना वगैरह होता है या जो बीन्स होती हैं, अगर उनमें से हम थोड़े से पोलन ग्रेन्स ले लें और उनको अगर हम एक ग्लास स्लाइड, ऐसा एक स्लाइड लेकर इसमें अगर हम शुगर सोल्यूशन रखें और इस शुगर सोल्यूशन में अगर हम पोलन ग्रेन्स को, छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको ऐसे ड्रॉप करें, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वो ये शुगर सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा और उस साइज में बड़ा हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन एब्जॉर्ब करके क्या कर लेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। After about 15 to 30 minutes, observe the slide under low power lens of microscope। So आधे घंटे के बाद अगर आप ये स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ पोलन ग्रेन्स छोटे दिखाई देंगे ओरिजिनल साइज में जैसे थे, और कुछ पोलन ग्रेन्स का साइज बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपैटिबल पोलन ग्रेन है जिसने शुगर सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यू आर लाइकली टू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, और अगर आप लकी हुए तो आपको इन पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती हुई भी दिखाई दे सकती है इन माइक्रोस्कोप। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो हमें क्या बताया गया है। एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग,
चैप्टर नंबर 9 में हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज। देखो सेम प्लांट ग्रो करना डिफिकल्ट बात नहीं होती है, कुछ नया वेराइटी ग्रो करेंगे तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सो एक प्लांट ब्रीडर यानी कि जो एक बॉटनिस्ट होता है वो नए नए स्पीशीज ग्रो करने में बिलीव करता है। ओके अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीशीज के बीच में नया कॉम्बिनेशन बनाना और नया डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करना। मतलब समझो कि कोई ऐसा प्लांट आपको ग्रो करना है, कोई प्लांट ए है जिसमें समझो कोई शुगर केन प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन ये प्लांट डिजीज सेंसिटिव है, मतलब ये जल्दी बीमार हो जाता है। और मेरे पास एक कोई बी वाला प्लांट है, एक कोई बी वाला प्लांट है जिसके पास शुगर कंटेंट थोड़ा कम है, शुगर कंटेंट, इसका शुगर कंटेंट हाई है लेकिन ये डिजीज सेंसिटिव है। सॉरी शुगर कंटेंट लो है लेकिन सॉरी शुगर कंटेंट हाई है लेकिन ये डिजीज सेंसिटिव है, जल्दी बीमार हो जाता है। और दूसरा प्लांट है जो शुगर कंटेंट जिसके पास कम है, इसका शुगर केन में शुगर कम है लेकिन ये डिजीज रेसिस्टेंट है, ये जल्दी बीमार नहीं होता। तो जो बॉटनिस्ट हैं वो क्या करते हैं, या जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो इसमें से हाई शुगर कंटेंट का जीन लेंगे और इसका डिजीज रेजिस्टेंट का जीन लेंगे और ऐसा प्लांट बनाएंगे जो ज्यादा शुगर भी दे और जो जल्दी बीमार भी ना हो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ताकि हम एक ऐसा वैरायटी बना सकें जो बिजनेस के लिए भी यूज हो सके, यानी कि कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। कमर्शियली यानी कि जिससे ज्यादा बिजनेस होता है, ज्यादा पैसा मिलेगा। सो ऑब्वियसली जो प्लांट कम बीमार पड़ेगा उसके लिए कम दवा लगेगी और वो ज्यादा शुगर देगा तो फायदा ही फायदा है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की मदद से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस, मतलब एक्सपेरिमेंट्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। नया नया क्रॉप्स ग्रो करना है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम करते हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाता है, हम कोई भी पोलन ग्रेन नहीं उठाते हैं। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हम एक स्पेसिफिक एंथर में से एक स्पेसिफिक पोलन ग्रेन लेते हैं और उसी पोलन ग्रेन को उठाकर हम स्टिग्मा में रखते हैं। मतलब हम नेचुरली इसको नहीं होने देते इस प्रोसेस को। आर्टिफिशियल मतलब हम अपने हाथ से उठाकर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ वही पोलन ग्रेन चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। ओके So in such crossing experiments, it is important to make sure that only desired pollen grains are used for pollination. And the stigma is protected from contamination. और स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये स्टिग्मा के पास कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं आना चाहिए, हमने जो पोलन ग्रेन रखा है सिर्फ वही पोलन ग्रेन आना चाहिए। सो ये प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। ओके दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। सो चलो मैं आपको बताती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इमैस्कुलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैगिंग। समझो आपने एक ऐसा फीमेल फ्लावर लिया है जिसके ऊपर आपको अपना पोलन ग्रेन रखना है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको इसका पोलन ग्रेन नहीं चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, आपको किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन यूज करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए आप इसका खुद का एंथर रिमूव कर दोगे। आप क्या करोगे, अब आप आर्टिफिशियली इसका खुद के सारे एंथर्स रिमूव कर दोगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ स्टेमन इज नोन एज इमैस्कुलेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, क्योंकि मुझे एक नया वेराइटी बनाना है। तो मैंने सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव कर दिए, अब इसके अंदर हमको सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब हम क्या लेंगे, जो हमारा डिजायर्ड प्लांट था अब उसका हम पोलन ग्रेन लेंगे। ये एक्स स्पीशीज है, ये वाई स्पीशीज है, इसका पोलन ग्रेन लेकर अब हम इस स्टिग्मा पे रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन या फिर एक क्लॉथ बैग से कवर कर देंगे ताकि हवा के वजह से कोई दूसरा पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर ना आ जाए। सो आपने जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर दिया तो उसके बाद आप इसको एक बैग से कवर कर देते हो ताकि हवा के वजह से या इंसेक्ट के वजह से कोई दूसरा पोलन ग्रेन इसके पास ना आए और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिले। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस। तो बैगिंग एंड टैगिंग, हम इसके ऊपर ऐसे टैग भी लगा देते हैं कि ये कौन सा प्लांट नंबर है, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, ऐसा टैग लगा देते हैं ताकि बाद में जब आप चेक करने जाओ तो आपको याद रहे कि ये कौन सा वाला बैग था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। वापिस से एक बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को पीछे करके देखो, अच्छे से ये टॉपिक समझना जरूरी है। तो देखो इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है,
इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, समझो अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल है तो उसमें से हम एंथर्स रिमूव कर देंगे, ओके वो एंथर ब्रेक हो उसके पहले ही, बिफोर द एंथर डेहिसेस, डेहिस करना मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, क्योंकि एंथर अगर ब्रेक हो जाएगा तो उसके पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। सो एंथर मेच्योर होने से पहले ही हम वो एंथर रिमूव कर देते हैं फोर्सेप की मदद से। ये देखो, ये जो ऐसे कांटे जैसा ये यूज किया ना इंस्ट्रूमेंट, इसको हम फोर्सेप बोलते हैं, ओके तो फोर्सेप की मदद से, पकड़ की मदद से हम वो एंथर रिमूव कर देते हैं, और इस स्टेप को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इस स्टेप को हम, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ मैस्क्यूलिन। देखो मैस्क्यूलेशन, मैस्क्यूलिन मतलब क्या होता है, मेल ऑर्गन, तो हमने मेल ऑर्गन को रिमूव कर दिया। हमने क्या किया, प्लांट में से मेल ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया, तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, मेल ऑर्गन को रिमूव कर देना। Emasculated flowers have to be covered with a bag for suitable size, generally made up of butter paper to prevent contamination. Emasculation करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस फ्लावर को बैग मतलब एक बैगिंग से प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आ जाए, ओके When the stigma of the bagged flower attains receptivity, समझो अब ये आपका स्टिग्मा रेडी है, अब आपका ये स्टिग्मा, कभी कभी क्या होता है आपका स्टिग्मा पहले से रेडी नहीं होता है तो आप इसको बैग से प्रोटेक्ट कर देते हो। जब आपका ये स्टिग्मा रेडी हो जाएगा तो आप इसमें आप अपना जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वो रख दोगे। सो व्हेन द स्टिग्मा इज रेडी, व्हेन उसका रिसेप्टिविटी मेच्योर हो जाता है, मतलब व्हेन इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन, आप क्या करोगे, मेच्योर पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर से कलेक्ट करके, दूसरे मेल पेरेंट से कलेक्ट करके अपने स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दोगे। मतलब इस स्टिग्मा के ऊपर आप अपना दूसरा पोलन ग्रेन लाके डस्ट कर दोगे और वापस से आप उसको बैक कर दोगे, इट विल बी रीबैग्ड, और फिर उसको हम पॉलिनेट करने देंगे और उसमें हम फ्रूट और फ्लावर का डेवलपमेंट होने देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस, ओके अब देखो इधर पे क्या बताया गया है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उस फीमेल फ्लावर के पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए उस फीमेल फ्लावर को बैग से प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए इसके पास। जब ये फीमेल रेडी हो जाएगी तो हम अपना पोलन ग्रेन इसके पास लाके रखेंगे और इसका पॉलिनेशन करेंगे। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो कंपलसरी, ऐसा जरूरी नहीं है, यही तो चेक करना है कि कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है और कौन सा पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसी को तो हम बोलते हैं रिसर्च, ओके ऑल राइट। So the female birds are bagged before the flowers open, and when the stigma is ready, pollination is carried out using the desired pollen, and again it is rebagged ताकि वापस कोई दूसरा पोलन इसके पास ना आ सके। सो दिस वॉज योर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो आई होप आपको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखो। और अब देखो आपका पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हो चुका है, अब होगा डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपके लिए मैं जल्दी 1-2 दिन में मेंटी क्विज लाने वाली हूँ। अब तक जितना भी चैप्टर का टॉपिक कवर हुआ है वो पूरा टॉपिक एक साथ हम मेंटी क्विज लेने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके और ज्ञान लैब सर्च करो और वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मेंटी क्विज के लिए रेडी हो जाओ, बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत बड़ा मेंटी क्विज आने वाला है। मतलब जब जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है उस पूरे टॉपिक का मेंटी क्विज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।